दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको वो कहानी सुनाएंगे जो आज तक शायद आपने नहीं सुनी होगी। दाऊद इब्राहिम का नाम आपने सुना, मुंबई ब्लास्ट 93 आपने सुने, दाऊद इब्राहिम के भाई का कत्ल 1981 में आपने सुना, लेकिन कभी आपने सुना कि दाऊद इब्राहिम को 4.5 साल जेल की सज़ा भी हुई थी? कभी आपने सुना कि वो पुलिस रिमांड में क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बंद भी रहा, जहां उसका बाप खुद हेड कांस्टेबल था? क्या आपको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम ने बेल करवाने की कोशिश की लेकिन नहीं हुई? क्या आपको मालूम है कि आज भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से जारी किया हुआ एक स्टैंडिंग वारंट दाऊद इब्राहिम के खिलाफ खड़ा है? क्या आपने सुना कि दाऊद इब्राहिम की एक अपील आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है? आज आपको बताएंगे जो सारा माजरा किस्सा है क्या। पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने दाऊद इब्राहिम पे एक नए सिरे से पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, ये वो बनाने का सिलसिला शुरू किया। 2-1 महीने पहले पाकिस्तान में एक वहाँ के लोकल किसी पत्रकार ने एक एक्सपर्ट को लेके 47 मिनट्स का एक पॉडकास्ट किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना झूठ, तूफान, गप कभी नहीं सुनी मीडिया में जितनी उस वीडियो में देखी, लेकिन उसमें कुछ बातें ऐसी थी जिनको लेके वो वीडियो बहुत हिट हुई, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वायरल हो गई थी। हमारे बहुत सारे पत्रकारों ने, क्राइम रिपोर्टर्स ने वो वीडियो सुनी, देखी होगी। अब वो बेचारे जिन्होंने वो दौर देखा नहीं, दाऊद इब्राहिम को नहीं देखा, मुंबई का अंडरवर्ल्ड नहीं देखा और उस समय मुंबई भी नहीं देखा था, वो लोग आजकल उस वीडियो को देख के, सुन के दावे कर रहे हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उस वीडियो में जो कही गई थी कि दाऊद इब्राहिम ने एक बचपन में एक बड़े व्यापारी को लूटा था और उसके बाद पैसे को लेके, लूट के माल को लेके झगड़ा वगड़ा हुआ दोस्तों का, आपस में मारपीट हो गई, लेकिन इनके बाप ने इनको बचा लिया। कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। ये एक दूसरी बात उस वीडियो में कही गई थी कि उस केस में, जो वो केस हुआ था लूट मार का, उसमें दाऊद वांटेड था और उसका एक वांटेड का पोस्टर छाप दिया था मुंबई पुलिस ने। कभी हिंदी फिल्म या हॉलीवुड की फिल्म भाई साहब ने देखी होगी, जहाँ हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर जो काउबॉय फिल्म्स होती हैं उनमें वांटेड का पोस्टर लगा होता है। वो गोल टोपी वाला आदमी 2 रिवॉल्वर लेके, पिस्टल गन दे के हाथ में खड़ा होता है और नीचे वांटेड लिखा होता है। बोलते हैं कि जी उस किस्म की एक तस्वीर मुंबई के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में लगी थी वांटेड की, और आज तक दाऊद इब्राहिम की वही तस्वीर पूरी दुनिया में घूम रही है। उसके बाद दाऊद इब्राहिम की कोई तस्वीर हिंदुस्तान में नहीं है। ये बात उस पाकिस्तान में बनी वीडियो में कही गई। मैं तो दोस्तों 2-3 दिन हंसता रहा वो वीडियो सुनने के बाद। सैकड़ों तस्वीरें दाऊद इब्राहिम की तो नेट पे हैं और मुंबई के लोगों के पास हज़ारों तस्वीरें होंगी, लेकिन वो किसी को दिखाते नहीं। मैंने देखी हैं बहुत से लोगों के घरों में, उनके एल्बम में लगी हुई, लेकिन वो देते नहीं क्योंकि उनकी अपनी तस्वीर साथ में है, मजबूरी है। तो ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो हैं, तीसरा दावा उन्होंने किया कि दाऊद कहाँ है ये किसी को पता नहीं। अरे दुनिया भर को मालूम है कि वो कराची में है, और थोड़ी देर के बाद खुद ही कह देते हैं कि दाऊद कराची में रहता है और उसने आज दाढ़ी वाड़ी रख ली है, सफ़ेद टोपी रहता है, हाफिज़ बन गया है, मस्जिद में जाता है, अपनी पूरी आमदन धर्म के लिए खर्च करता है, उसका पूरा परिवार जो है वो हाफिज़ बन के, कुछ इस किस्म की बातें उन्होंने की। खैर छोड़िए,
लेकिन इतनी उनकी वो वीडियो लोगों ने देखी, जो लोगों को दाऊद के बारे में कुछ पता नहीं, कहाँ पैदा हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब आजकल दाऊद के एक्सपर्ट बने हुए हैं, क्योंकि दाऊद बिकता। दाऊद के नाम से आपकी वीडियो बिकती है, आपको टीआरपी मिलती। मुझे पिछले 3 दिन से लोगों के मैसेज आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके पढ़ सकते हो मेरी पिछली एपिसोड। एक पत्रकार ने मुंबई से भी ये वीडियो बनाई। मैं उन पत्रकार को जानता हूँ, विवेक अग्रवाल उनका नाम है, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझे। मैं कभी कभी उनको डांट भी देता हूँ जब मेरा फ़ोन नहीं उठाते। उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, मैंने भी देखा। उन्होंने भी उस किस्म की बात कर दी जो पाकिस्तान के उस रिपोर्टर ने की थी, उस वीडियो में की गई थी कि दाऊद ने उन्होंने तो और कहानी बना दी एक, कि जिस आदमी के साथ जाके इन्होंने वो पैसा लूटा था दाऊद ने, वो आदमी उनको जानता है और वो कहीं मुंबई के बाहर कहीं आजकल रहता है। उस आदमी ने इनको खुद रिपोर्ट बताई, हो सकता बताई हो, अच्छा हो, अच्छी बात है। अगर उस आदमी ने, जिसने मेरे मित्र विवेक अग्रवाल को ये बात बताई होती, उसने ये भी बताया होता कि उसमें वो अरेस्ट भी हो गया था, 4 लोग अरेस्ट हुए थे उस केस में। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी है क्या। मेरे कमेंट, मैं विवेक अग्रवाल का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे कमेंट में एक आदमी ने लिखा कि सर, विवेक अग्रवाल सर ने एक स्टोरी बनाई है इस किस्म की, आप जरा बताइए, इस पर खुलासा कीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी क्या थी। दोस्तों, ये बात है 1975 की, जून का महीना, गर्मियों का। बरसात की लोग उड़ीक करते हैं कि बरसात हो तो गर्मी कम हो। और ये बात मुंबई में एक एरिया है कर्नाक बंदर, जो बहुत बड़ा बिजनेस एरिया है। बड़े बड़े गोडाउन हैं वहाँ पे, कपास के, गेहूं के, दालों के, तेल के, एडिबल ऑयल के, सरसों के तेल के, कोई ऐसी स्टील के, आयरन के बड़े बड़े गोडाउन, बहुत अंग्रेज़ों के टाइम के बने, और बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज के ऑफिस हैं। बहुत अमीर व्यापारी लोगों के वहाँ पे ऑफिस छोटे छोटे हैं, लेकिन करोड़ों अरबों का धंधा सदियों से कर रहे हैं लोग वहाँ पे, 150-200 साल से, 250 साल से। उनमें से एक गल्ला व्यापारी जिसको कहते हैं, जो गेहूं का, चावल का, दालों का, इस किस्म की जो पल्सेस हैं, ग्रेन्स होती हैं, उनका बहुत बड़ा व्यापारी था। तो उनकी रोज़ की पेमेंट लाखों रुपए का गेहूं आ रहा है, चावल आ रहा है मध्य प्रदेश से, पंजाब से, कहीं और से, केरला से। तो उनको जो उनका पीरियड होता है, हर 1 महीने के बाद पेमेंट करनी पड़ती है, तो उनको रोज़ किसी ना किसी की पेमेंट करनी पड़ती थी। तो कर्नाक बंदर में जो ब्रिज है, जिसको कर्नाक ब्रिज कहते हैं, CARNAC, कर्नाक बंदर, ये बंदर वहाँ पे कहते हैं गोदी को, डॉग का एरिया है कर्नाक गोदी, मराठी में उसको बंदर कह देते हैं, कर्नाक बंदर। वहाँ पे कर्नाक ब्रिज है जो रेलवे लाइन के ऊपर से जाता है, जो VT से थाना की तरफ जाती है ट्रेन। उसके नीचे कॉरपोरेशन बैंक की ब्रांच है, बहुत पुराना बैंक है कॉरपोरेशन बैंक। तो दाऊद और इसके साथियों को पता चला कि इस बैंक में बहुत ज़्यादा कैश लेके लोग निकलते हैं, जमा तो कम करवाते हैं लेकिन निकलते ज़्यादा हैं लोग। कोई अंदर के किसी बंदे ने खबर दी होगी। तो ये 4 लोग एक गाड़ी लेके, टैक्सी थी या क्या थी वो मुझे पता नहीं, लेकिन एक ड्राइवर था और 3 ये दोस्त थे। अब ये पता नहीं कि वही दोस्त था जिसका जिक्र मेरे मित्र विवेक अग्रवाल ने किया। तो कर्नाक बंदर में कॉरपोरेशन बैंक की ब्रांच के बाहर ये लोग शय लगा के बैठ जाते हैं कि देखते हैं कौन बड़ा थैला लेके आता है। जो वहाँ के व्यापारी हैं वो कुछ सूट केस इस किस्म की चीज़ नहीं लेके आते, वो
एक ऑर्डिनरी देखने जैसा झोला सा लेके आते हैं और उसमें अपने पैसे डाल के ले जाते हैं, ताकि किसी को शक नहीं हो कि इस गंदे से थैले में क्या है। वो ब्रीफ केस या सूट केस लेके नहीं आते, और कोई गनमैन ये उस हाथ में दिखावा नहीं करते, बड़े सादे से कपड़े पहने होते हैं, ऑर्डिनरी लुकिंग पर्सन, वो अपना पैसा लेके चले जाते। तो एक किस्म का आदमी पैसा लेके उस कॉरपोरेशन बैंक करनाक मंदिर की करनाक ब्रिज के नीचे वाली ब्रांच से निकलता है और ये लोग उसको घेर लेते हैं, और इसके पहले कि उसको पता चले क्या है, उसका पैसा छीन के भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो इतना दोस्तों भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका तभी भी था, आज भी है। आज तो वहाँ से पैदल निकलना मुश्किल है, इतनी भीड़ होती। तो इनको पकड़ दिया जाता है। वहाँ पे लोग ट्रांसपोर्टर, बैंक के मुलाजिम, गनमैन, ये वो सब पकड़ लेते हैं। एक आदमी भाग जाता है और 3 पकड़े जाते हैं, जिनमें टैक्सी ड्राइवर भी होता है, गाड़ी का ड्राइवर। पैसा भी रिकवर हो जाता है, 1 पैसे का नुकसान नहीं हुआ। और जब इतने लोगों के सामने ये घटना हुई तो पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ा। रजिस्टर करना पड़ा इसलिए कि गवाह बहुत थे, पकड़े जाते। अब सिर्फ 24 घंटे दाऊद इब्राहिम को पुलिस के लॉकअप में रहना पड़ा, और दूसरे दिन इसकी कैश जमानत हो जाती है कोर्ट से। इसका पिता और वकील करवा लेते हैं। जमानत इसलिए हो जाती है कि जो पैसा छीना गया था, डकैती की गई थी, वो पैसा तो मिल गया, रिकवरी हो गया। तो अभी दाऊद इब्राहिम से क्या लेना देना? अब क्या, रिकवरी तो पुलिस ने करनी नहीं, पुलिस ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जमानत हो जाती। तो वो एक समय था जब दाऊद इब्राहिम को 24 घंटे पुलिस के लॉकअप में रहना पड़ा, और उसके बाद दूसरा मौका था जब गुजरात में पकड़ा गया। 1 दिन गुजरात के लॉकअप में रहा। इसके अलावा आज तक दाऊद इब्राहिम मुंबई के या इंडिया के किसी लॉकअप में नहीं रहा। वो कहानी भी आपको कभी सुनाएंगे, गुजरात के 1 दिन के लॉकअप की, कैसे उस समय के जो गुजरात के DRI के हेड थे मिस्टर BV कुमार, उन्होंने किस तरह से इसकी थोड़ी बहुत हेल्प की। वो दूसरा केस था, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी। हर ऑफिसर जो उनके काम का कोई आदमी होता है उसकी मदद कर देते हैं। उस समय दाऊद कोई इतना बड़ा आदमी था भी नहीं। खैर, वो किस्सा भी सुनाएंगे आपको। तो दाऊद इब्राहिम की जमानत हो जाती है, बाकी लोग पकड़े जाते हैं, और वो केस मुंबई की एक कोर्ट में चलता। 75 की ये बात है, जून की। 2 साल केस चलने के बाद, ये भी आप देखिए उस जमाने में फैसले कितनी जल्दी होते थे। 77 में 2 साल के अंदर अंदर मई जून में कहीं फैसला आ जाता है, और बाद में वो चौथा आदमी भी पकड़ा जाता है। तो जो ट्रायल कोर्ट थी उसने दाऊद और इसके 2 साथियों को 4-5 साल की सज़ा थी, 4.5 साल की पता नहीं, वो सुनाई, और साथ में उस हिसाब से 1-1 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया, और ड्राइवर को बरी कर दिया क्योंकि उसका डकैती में कोई रोल नहीं था। तो दोस्तों, ये तीनों को सज़ा हो जाती। लेकिन इस किस्म के केसेस में आपको जेल जाने के पहले हायर कोर्ट में अपील करने का समय मिलता। उस समय के अंदर अंदर दाऊद और इसके साथियों ने सेशन कोर्ट मूव किया 77 में, और वहाँ से इनकी ज़मानत हो जाती है, और लेकिन केस चलता, और आखिर में सेशन कोर्ट भी इनको सज़ा बरकरार रखता है और इनको जेल भेजने की सिफारिश करता है। लेकिन ये फिर समय मांग लेते हैं हाई कोर्ट में अपील करने का। तो दोस्तों, करते करते 77 में हाई कोर्ट में पहुँचते पहुँचते 82 का समय आ जाता। ये 82 का समय वो है जब 81 में
साबिर का कत्ल हो जाता है, दाऊद के भाई का, पठान गैंग के लोग करते हैं। वो किस्सा हमने आपको सुनाया। दाऊद अपने भाई के मरने के बाद कुछ समय प्लानिंग करने के लिए, बदला लेने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए भी, कहीं भाई पे हमला तो हुआ, मेरे पे भी हो सकता है, समद खान इसके घर पे जाके गोलियां चलाया था, सब एपिसोड हमने आपको सुनाए। ये गुजरात चला जाता, हाई कोर्ट में अपील कर दी जाती है लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि इनकी सज़ा जो है, नीचे से फैसला बराबर नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट में अपील करते। दोस्तों, वो अपील जो है दूसरी तीसरी हीयरिंग पे ही हाई कोर्ट बर्खास्त कर देता है और कहता है कि इनकी सज़ा बरकरार, इनको सज़ा भी भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। उसके खिलाफ 1983 के एंड में दाऊद इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट का रुख करता। मुंबई हाई कोर्ट के सज़ा के बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ दाऊद इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट जाता। सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम है थोड़ा समय लगता, और उसके बाद 1984 में समद खान से बदला ले लिया जाता है, उसको मार दिया जाता, और उसके कुछ दिनों के बाद दाऊद इब्राहिम देश छोड़ के भाग जाता। लेकिन आज तक वो केस, दाऊद इब्राहिम की अपील जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, वो पेंडिंग पड़ी है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं की गई। आज भी सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में दाऊद इब्राहिम की अपील दर्ज है और वो केस पेंडिंग रखा गया है, डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। अब बताते हैं आगे क्या हुआ। ये एक केस जिसमें कन्विक्शन हुई थी दाऊद इब्राहिम को, ये एक केस कैसे उस बात के लिए मदद बना जिसके चलते हुए दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाला गया। दोस्तों, एक रेड कॉर्नर नोटिस मुंबई पुलिस ने अप्लाई किया था 1989 में, जब मुंबई ब्लास्ट नहीं हुए थे। लेकिन दाऊद के खिलाफ काफ़ी केसेस रजिस्टर हो चुके थे, हालांकि वो देश छोड़ के जा चुका था। लेकिन जो उसके गैंग के लोग, गैंग रिवेलरी में केसेस होते थे, दाऊद का नाम आ जाता था। तो 89 में मुंबई पुलिस ने एक डोजियर बनाया और वो इंटरपोल को भेजा इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए। लेकिन इंटरपोल ने वो नोटिस क्वेरी लगा के वापस भेज दिया कि जब तक किसी आदमी की कोई कन्विक्शन ना हुई हो, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ना हो, तो हम रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं कर सकते। रिफ्यूज़ कर दिया इंटरपोल ने। उसके बाद मामला लटका रहा। किसी के दिमाग में नहीं आया कि इसकी कन्विक्शन तो 77 में हो गई थी, जो क्वैश नहीं हुई, बरकरार रखी गई हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में दाऊद इब्राहिम गया ही नहीं, पेश ही नहीं हुआ, अपील की हुई है जो आज तक पेंडिंग पड़ी है। उसके बाद 93 मुंबई में ब्लास्ट हो जाते हैं। मुंबई पुलिस फिर इंटरपोल को लिखती है कि हमें रेड कॉर्नर नोटिस इशू करना है। इंटरपोल कह देता है कि ये तो नहीं इशू किया जा सकता, आप हमने पहले भी 89 में रिजेक्ट किया था, आप बराबर डोजियर बना के भेजिए। और अब भारत सरकार एक दूसरा डॉक्यूमेंट बना के पूरे सब केसेस, तब तक दाऊद के खिलाफ बहुत सारे केसेस हो गए थे, छोटा शकील की धमकी, इसकी धमकी, उसकी धमकी, सब दाऊद गैंग, डी कंपनी सब मिला के जो डोजियर बनाया वो भेज दिया इंटरपोल को सीबीआई के थ्रू। लेकिन इंटरपोल ने फिर वो नहीं माना कि जब तक एविडेंस बराबर नहीं होगी हम रेड कॉर्नर नोटिस इशू नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा टीडियस मामला हो गया कि कैसे किया जाए। लेकिन ब्लास्ट का केस बड़ा केस था
और उस समय हमारी सीबीआई के डायरेक्टर और दूसरे अफसरों ने इंटरपोल से बात करके जो नोटिस निकालने की कोशिश की वो भी कामयाब नहीं हुई। आप देखो दोस्तों 1993 के ब्लास्ट का असर नहीं हुआ। इंटरपोल की जो फॉर्मेट है रेड कॉर्नर नोटिस की वो कंप्लीट नहीं हो रही थी और दाऊद इब्राहिम को मोस्ट वांटेड करार दे दिया गया भारत की तरफ से, लेकिन इंटरपोल उसको नहीं पकड़ सकती क्योंकि कोई रेड कॉर्नर नोटिस नहीं है। कितनी बड़ी कमी हमारे उस समय के पुलिस प्रशासन में रही होगी कि हम एक रेड कॉर्नर नोटिस निकालने में कामयाब नहीं रह सके। अब बताते हैं उसके बाद क्या हुआ। सो दोस्तों, जब बार बार इंटरपोल दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू करने पे ऑब्जेक्शन लगा रहा था तो 2001 में मिस्टर मोहिते, BS मोहिते जॉइंट कमिश्नर थे मुंबई क्राइम ब्रांच के, मिस्टर D शिवानंदन CBI के जॉइंट डायरेक्टर थे दिल्ली में, दोनों महाराष्ट्र काडर के ऑफिसर हैं। तो एक नए सिरे से एक्सरसाइज हुई कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जितनी एविडेंस है वो सब इकट्ठी की जाए। उसमें पूरी मुंबई की क्राइम ब्रांच की क्रैक टीम लगी, सब केसेस, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट का केस भी ऐड किया गया, सब किया गया। तब जाके कहीं इनको रिकॉर्ड मिला पुराना 77 की कन्विक्शन का, जो लोअर कोर्ट ने दाऊद को 4.5 साल की सज़ा दी थी। ये कन्विक्ट हो गया तो एक कन्विक्ट के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाला जा सकता। वही नहीं, उसके अलावा जब ये बार बार सुप्रीम कोर्ट नहीं हाजिर हो रहा था दाऊद इब्राहिम, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बॉम्बे हाई कोर्ट को लिखा, ऑर्डर किया कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक स्टैंडिंग वारंट इशू किया जाए। स्टैंडिंग वारंट का मतलब होता है जिसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। वो स्टैंडिंग वारंट सुप्रीम कोर्ट तक ही जाएगा। मतलब आपको सादी भाषा में समझाते हैं, स्टैंडिंग वारंट इशू वारंट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इशू हो गया। अगर दाऊद के वकील लोअर कोर्ट में जाते हैं कि जी हमारे खिलाफ ये वारंट निकला है अरेस्ट का, इसको कैंसिल कीजिए, तो देश की कोई भी अदालत उसको कैंसिल नहीं कर सकती। उसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्टैंडिंग वारंट। वो शायद आज तक मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ही निकला है, दे एक आध और होगा कोई, लेकिन ये तो सामने है। और इस स्टैंडिंग वारंट का इस्तेमाल बाद में कैसे किया गया वो आपको आने वाले एपिसोड में कल परसों जो बनाएंगे उसमें बताएंगे। इसका दूसरा भाग जो है स्टोरी का वो और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कैसे हमारी एजेंसियां काम करती हैं आपको बताएंगे। सो दोस्तों, वो ये स्टैंडिंग वारंट लगाया गया। दाऊद इब्राहिम की जो कन्विक्शन हुई थी 77 में, उस ट्रायल कोर्ट की जजमेंट की कॉपी लगाई गई और उसके साथ जो इसको पकड़ने के लिए उपराले किए गए बाकी जितने केस 77 के बाद आए वो सब डोजियर में लगाए गए। एक लंबा चौड़ा डोजियर बना के 2001 में इंटरपोल को भेजा गया पेरिस, और 2002 में 93 के ब्लास्ट के 9 साल बाद दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकला। लेकिन तब तक दाऊद इब्राहिम कभी का दुबई छोड़ के पाकिस्तान पहुंच चुका था, जहां से उसको वापस लाना बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, ये था वो पहला केस जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको पहली बार दी। पहले केस में ही कन्विक्शन, उसके बाद आज तक दाऊद को किसी और केस में भारत के किसी कोर्ट में कोई कन्विक्शन नहीं हुई। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में भी आज तक कन्विक्शन नहीं हुई क्योंकि वो हाजिर ही नहीं हुआ, वो भी केस पेंडिंग पड़ा। तो ये आपको इसका दूसरा भाग कि कैसे
दाऊद इब्राहिम को भारत लाने की कोशिशें क्या क्या की गई मुंबई पुलिस की तरफ से, वकीलों की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से नहीं, वो किस्सा भी आपको बताएंगे। कैसे पासपोर्ट बनते थे दाऊद के, कैसे उन पासपोर्ट के कितने पासपोर्ट बने, कैसे बने, वो सब कल आपको बताएंगे जो उस एक्स्ट्राडिशन रिपोर्ट में लिखे हुए हैं। वो किस्सा आपको आने वाले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।